नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। पत्रकार जगेंद्र की हत्या मामले में कार्रवाई की मांग हुई तेज। सीबीआई जांच को लेकर विपक्ष ने बढ़ाया दबाव। यूपी सरकार ने कहा आरोप साबित होने तक नहीं हटाए जाएंगे मंत्री। वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर पूर्व सैनिक। सरकार ने समय सीमा बढ़ाने की मांग की, विपक्ष का मिला साथ। नरेंद्र मोदी के मसले पर घिरी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। विपक्ष ने की इस्तीफे की मांग, बीजेपी और सरकार ने किया बचाव। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों से मिले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। प्रधानमंत्री मोदी के विकास मॉडल पर खड़े किए सवाल, कहा जंगल पर आदिवासियों का हक। और सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की प्री मेडिकल टेस्ट परीक्षा। सीबीएसई को 4 हफ्ते में दोबारा परीक्षा कराने का आदेश। पेपर लीक और धांधली का लगा था आरोप। और आइए देखते हैं पहली खबर। उत्तर प्रदेश के पत्रकार हत्या मामले में चौतरफा दबाव के बावजूद राज्य सरकार ने मंत्री को हटाने से इनकार कर दिया है। राज्य के कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते, मंत्री राममूर्ति वर्मा को पद से नहीं हटाया जाएगा। दूसरी तरफ जगेंद्र के परिजन बीते 15 दिनों से सीबीआई जांच की मांग को लेकर धरने पर हैं। शाहजहांपुर में पत्रकार जगेंद्र सिंह की हत्या को 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। राज्य के मंत्री राममूर्ति वर्मा पर सीधे आरोप लगने के बावजूद प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार अब आरोपी मंत्री का बचाव करती नजर आ रही है, जबकि उसके कुछ और मंत्री संवेदनहीन बयान भी दे रहे हैं। तो हमारा उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के विरोधियों को चिंता हो जाती है, लेकिन हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर सबसे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर, लेकिन बिना जांच के कोई भी हमारा मंत्री नहीं हटाया जाएगा। घटनाएं कुछ ऐसी होती हैं जो निश्चित होती हैं, प्रकृति का नियम है, विधि का विधान है। इस मामले में 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है और एफआईआर में मंत्री राममूर्ति वर्मा का भी नाम है। खबरों के मुताबिक जगेंद्र सिंह ने अवैध खनन के मामले पर मंत्री की गतिविधियों के खिलाफ फेसबुक पर जानकारी पोस्ट की थी। जगेंद्र सिंह के परिजनों ने इस हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की है। वो मंत्री राममूर्ति वर्मा को पद से हटाने की मांग को लेकर बेमियादी धरने पर बैठ गए हैं। यही उम्मीद करते हैं कि सीबीआई जांच होगी इस मामले की, और जो राममूर्ति वर्मा जो दोषी हैं उन्हें बर्खास्त किया जाएगा, उनकी गिरफ्तारी होगी। जो अन्य अभियुक्त हैं उनकी भी गिरफ्तारी होगी। इस मामले पर राजनीतिक दलों ने भी राज्य सरकार को घेरे में लिया है। उन्होंने पत्रकारों पर हमले को लेकर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश सरकार की शुतुरमुर्गी नीति के कारण राज्य की कानून व्यवस्था भी खराब हो रही है और इस समय अराजक तत्वों के सर्वाधिक निशाने पर राज्य में पत्रकार है। एक मंत्री के ऊपर हत्या का आरोप है, दूसरा मंत्री ट्रांसपोर्ट के अधिकारी की पिटाई ठुकाई कर देता है। तो ये सब चीजें जो हैं, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस बीच पीलीभीत में भी एक टीवी पत्रकार की पिटाई का मामला सामने आया है। निजी चैनल के लिए काम करने वाले पत्रकार हैदर को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और उत्तर प्रदेश के इस मामले को और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड डीजीपी उत्तर प्रदेश प्रकाश सिंह जी। प्रकाश सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जिस तरीके से पूरा मामला है और शुरुआती तौर पर पुलिस के खिलाफ मैं कहूं कि कार्रवाई की बात हुई, लेकिन एक मंत्री का ये कहना कि आरोपी मंत्री को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक जांच नहीं पूरी होती है और उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर सबसे बेहतर है देश में, ये किस तरह के बयान है, किस तरह की सरकार की मानसिकता दिखाती है? मैं समझता हूँ ये सारा प्रकरण बड़ा दुखद है और सरकार की मानसिकता की जितनी निंदा की जाए उतना ही कम है। घटनाक्रम जो कुछ हुआ है और तथ्य जितने जनता के सामने आए हैं, पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं, और उसका जो डैंग डिक्लेरेशन है उसको देखते हुए मेरे ख्याल में पुलिस को तात्कालिक कार्रवाई करनी चाहिए थी और सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए था कि मंत्री गिरफ्तार हो जाए, उसको बर्खास्त किया जाए
क्योंकि फिर सरकार की विश्वसनीयता क्या रह जाएगी। मतलब ये तो ऐसा है कि सरकार के मंत्री कानून के ऊपर हैं और वो किसी की हत्या करवा दें, और हत्या भी इतने जघन्य तरीके से, उसको जिंदा जला दिया। मतलब ये तो एकदम बर्बरता की पराकाष्ठा थी, और ऐसे मामले में भी सरकार कार्रवाई करने में अपने पैर घसीट रही। ये बड़े अफसोस की बात है। सरकार को इसमें अगर अपनी विश्वसनीयता बनाए रखनी है, जनता में जनता को ये संदेश देना है कि हाँ, इस देश में, इस प्रदेश में कानून का राज है, तो उन्हें, पुलिस कर्मियों की तो गर्दन सबसे कमज़ोर होती है, सबसे पहले उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। पर नेता क्यों कानून से परे है? कानून से परे कैसे नेता हो जाता है, और क्यों उसके खिलाफ कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, और सरकार उसको बचाने में लगी है? मेरे ख्याल में इस तरह का बचाना सरकार को बड़ा महंगा पड़ेगा, और जनता में जो संदेश जा रहा है वो बहुत मतलब सरकार के विपरीत है, और फिर इलेक्शन में इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि प्रकाश सिंह जी, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य रहा है जहां पर लॉ एंड ऑर्डर, मैं कहूं कि हर बार चुनावी एक बड़ा मुद्दा रहा है, और जो भी सरकार बनती है वो कहती है कि बहुत ज़्यादा वो सेंसिटिव है। लेकिन अगर मैं इसी सिर्फ मामले को देखूं, एक मंत्री कहते हैं कि आरोपी मंत्री तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक जांच नहीं पूरी होती। दूसरे एक मंत्री वो बयान देते हैं कि ये तो प्रकृति की नियति थी जिसके चलते घटना हुई, इसको रोका नहीं जा सकता था। सवाल ये कि क्या ये माना जाए कि यहाँ पर सरकार ये मान चुकी है कि जो कुछ भी वो कर रही है उसका कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, और इसीलिए वो इस तरह के कदम भी नहीं उठाना चाहती ताकि कम से कम एक दिखे जनता को कि शायद वो कुछ अलग करना चाहती है, शायद वो जनता के हित में कुछ करना चाहती है? ऐसा नहीं है कि सरकार को समझ में नहीं आता है पर कुछ पॉलिटिकल कंपल्शंस उन्होंने ऐसे बना लिए हैं, और सरकार में अंतर्द्वंद इतना है। शिवपाल यादव हुकूमत चलाते हैं, अखिलेश यादव अलग हुकूमत चलाते हैं, मुलायम सिंह यादव की अलग हुकूमत चलती है। तो इन सब में, इन सब का कुल मिलाकर जो परिणाम होता है वो एक मतलब आप देखते हैं कि कि मतलब सरकार के स्तर पे जो फैसला लिया जाना चाहिए जो निर्णय लिया जाना चाहिए वो नहीं होता है जी। अपेक्षित कार्रवाई नहीं होती है, और इससे फिर जनता में अविश्वास होता है। जनता ये सोचती है कि कानून का राज नहीं है, बल्कि जो लोग सत्ता में हैं वो जो भी करें वो कानून के परे हैं। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में देखा गया है कि जो घटनाएं हुई, ये सिर्फ इकलौता मामला नहीं, इसके साथ साथ कई और जिलों से भी इस तरह की खबरें मिल रही हैं। ऐसे में प्रकाश सिंह जी, पुलिस एक बार फिर मैं कहूं कि वो एक ऐसा टूल के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है उत्तर प्रदेश में, जिसको लेकर आपने एक जंग भी शुरू की थी कि उसको अलग किया जाए राजनीतिक हस्तक्षेप और राजनीतिक, मैं कहूं कि वर्चस्व से। लेकिन ये उसी का खामियाजा है कि पुलिस मात्र एक जो है खिलौना है सत्ताधारी दल की। जी हाँ, उत्तर प्रदेश उन प्रदेशों में है जहाँ पुलिस सुधार पर न्यूनतम कार्रवाई हुई है, और पुलिस एकदम सरकार के शिकंजे में रहती है। सरकार जिधर चाहती है वो उधर पुलिस को मोड़ देती है, और सरकार के हाथों में, जैसा आपने कहा, पुलिस एक कठपुतली के रूप में हो गई है। ये बड़ी सोचनीय स्थिति है। पानी मंगा देना भैया। मैं आपके पास लौट रहा हूँ प्रकाश सिंह जी, लेकिन दर्शकों को बता दूं कि जिस तरीके से पूरा मामला हुआ, सरकार ने न सिर्फ उस आरोपी मंत्री को हटाने के मांग को मैं कहूँ नकार दिया, बल्कि कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने यहाँ तक कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं होती किसी को भी हटाया नहीं जाएगा। वहीं दूसरी ओर एक और प्रमुख मंत्री पारसनाथ यादव ने बयान दिया कि ये हत्या नहीं बल्कि प्रकृति की एक नियति थी जिसे टाला नहीं जा सकता। इसके साथ साथ पुलिस कर्मियों पर जब कार्रवाई की जाती है और तात्कालिक तौर पर उन्हें मैं कहूँ कि निलंबित किया जाता है, वहीं सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या पुलिस के लिए अलग तरह के कानून को लेकर चलती है यूपी सरकार, और जिस मंत्री पर आरोप लगते हैं, जिसके इस इशारे पर वहां पर पुलिस इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देती है, उस मंत्री को बचाने के पीछे सरकार की मंशा क्या है? भले ही सरकार ये दावा जरूर कर रही है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दूसरे राज्यों से बेहतर है, और जो परिवार है वो करीब 15 दिन से धरने पर है। प्रकाश सिंह जी, अब सवाल यह कि जब सरकार सुन न रही हो, स्थानीय पुलिस खुद बर्बरतापूर्ण कार्रवाई कर रही हो, तो फिर वो पीड़ित परिवार या पीड़ित आम जन, एक जनता, वो किसके भरोसे है और कहां का दरवाजा खटखटाए?
देखिए, ये ऐसी स्थिति है कि सरकार की सिवा केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, इसके अलावा और कोई दरवाज़ा बचता नहीं है। और किसी मंत्री का ये कहना कि ये तो प्रकृति की नियति है, मैं समझता हूँ ये दिमागी दिवालियापन है और ये एरोगेंस ऑफ पावर दिखाता है। इस सत्ता का जो नशा है वो ये भाषा बोलता है। फिर शिवपाल जी का ये कहना कि जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते, अरे आरोप साबित तो होने में सालों लग जाएंगे। आखिर प्रथम दृष्टया जब अपराध बन गया है, एक पर्याप्त साक्ष्य लग रहे हैं कि उनके मंत्री के खिलाफ है, फिर सरकार को कार्रवाई करने में क्या दिक्कत है? और कम से कम जनता तो यही चाहती है कि मंत्री जी गिरफ्तार हों, बर्खास्त हों और समस्त प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। तभी जनता में कानून के प्रति विश्वास होगा, वरना जनता यही समझेगी कि सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो कानून से ऊपर हैं, वो किसी की हत्या करवा दें, किसी को मरवा दें। ये एक बड़ी शोचनीय स्थिति है। और पुलिस के लिए मैं कहूँगा, मैं बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस प्रदेश सरकार के हाथों में जिस तरह से खेल रही है, वो मतलब फिर हम पुलिस रिफॉर्म की बात कैसे करें? अगर हम एक तरफ हम पुलिस सुधार की बात करते हैं और पुलिस अधिकारियों में इतना नैतिक साहस नहीं है कि वो मंत्री को गिरफ्तार कर सकें, केवल इसलिए कि इसके लिए पॉलिटिकल क्लियरेंस चाहिए। पॉलिटिकल क्लियरेंस क्यों चाहिए आपको? अगर जब आपको कानून को इन्फोर्स करना है, लागू करना है, फिर अपना काम करिए और जो नतीजा हो उसको भुगतिए। पर यहाँ तो अपनी नौकरी बचानी है, सरकार के दाहिने हाथ रहना है, सरकार आपसे खुश रहे, आपको अच्छी नियुक्ति मिलती जाए, ये सारे कंसिडरेशंस अधिकारियों के साथ वदन देते हैं। मैं मानता हूँ कि ये इस तरह की भावना होना सामान्य है, परंतु ऐसी परिस्थितियों में अगर पुलिस कसौटी पर खरी नहीं उतरेगी तो फिर पुलिस से भी जनता का विश्वास हट जाएगा और जनता ये कहेगी कि इस पुलिस को हम क्यों स्वायत्तता दें जब ये अपना काम करने में ही सक्षम नहीं है। तो दोनों ही तरफ से राज्य सरकार ने जिस तरह से पुलिस को अपने हाथों में खिलौना बना लिया है वो बड़ी शोचनीय स्थिति है, और पुलिस जिस तरह से उनके हाथों में खेल रही है वो भी एक बड़े अफसोस की बात है। प्रकाश सिंह जी, इस पूरे मसले पर हमसे बातचीत करने के लिए, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। ललित मोदी को ट्रैवल वीजा में मदद देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां विपक्ष ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से इस्तीफे की मांग की, वहीं बीजेपी नेता कीर्ति आजाद ने पार्टी की अंदरूनी राजनीति पर सवाल खड़े किए। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के आवास पर सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी के वीजा मामले में विदेश मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है। इतना ही नहीं, पार्टी ने ललित मोदी को जल्द भारत बुलाकर उन पर मुकदमा चलाने की बात भी कही है। गलती करने के बावजूद अगर बीजेपी गलत को ही सही समझते तो ये हमेशा उनका ये रहा है कि आदत रही है कि जो भी चीजें वो गलत करते हैं उसी का समर्थन करते हैं। बीजेपी के तमाम नेता इस मसले पर सुषमा के साथ एकजुटता दिखा रहे हैं। हालांकि पार्टी नेता कीर्ति आजाद ने भीतरघात की आशंका जताई है। जिस प्रकार से घटनाक्रम को तूल दिया जा रहा है, इसमें सच्चाई बिल्कुल अलग है। और जैसे कि सुषमा जी ने खुद अपने ट्वीट में कहा है कि पूरे मानवीय आधार पर उन्होंने उसमें मदद किया था। उधर तमाम सियासी दलों ने इस मामले में मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। वहीं कई पार्टियों ने नैतिक आधार पर उनके इस्तीफे की मांग के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय पर भी सवाल उठाए हैं। एक बात तो साफ हो गया कि चाहे कोई अपराध करे, लेकिन अगर वो अपना है तो उसकी हम मदद करेंगे। ये तो बीजेपी और बीजेपी की सरकार ने, इसमें तो पूरी सरकार डॉक में खड़ी है। जो बातें उभर कर आ रही है, जो मीडिया की इन्वेस्टिगेशन के चलते हुए, और उनका जवाब तो मिलना चाहिए ना। अकाउंटेबिलिटी कहाँ पे है? यही तो है अकाउंटेबिलिटी, और इस अकाउंटेबिलिटी को प्रधानमंत्री को देना होगा। इस मामले में सुषमा स्वराज ने मानवीय आधार पर मदद देने की बात कही थी। ललित मोदी लंदन में 2010 से ही रह रहे हैं। उनके खिलाफ आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट से संबंधित मैच फिक्सिंग, सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुषमा स्वराज पर घिरी सरकार को पूर्व सैनिकों का भी विरोध झेलना पड़ रहा है।
वन रैंक वन पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर पूर्व सैनिक आज दिल्ली में जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। पूर्व सैनिकों ने सरकार से साल भर पहले किया गया अपना वादा पूरा करने की मांग की है। पूर्व सैनिकों को विपक्षी दलों का भी सहयोग मिल रहा है। देश की सेवा कर चुके ये पूर्व सैनिक समान रैंक समान पेंशन की मांग को लेकर फिर से सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। रविवार को दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन के बाद ये तय कार्यक्रम के मुताबिक सोमवार को जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। सरकार के आश्वासन से पूर्व सैनिक संतुष्ट नहीं हैं। ये इंडेफिनेटली चालू रहेगा। हमारी सिर्फ 2 मांगे हैं। हमको डेट दीजिए कि कब आप वन रैंक वन पेंशन को जो सैंक्शन स्कीम है उसको लागू करेंगे, और जो डेफिनेशन है वो ऑलरेडी एक ही है और विदाउट डाइल्यूशन उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पूर्व सैनिकों ने केंद्र सरकार को साल भर पहले किया वादा भी याद दिलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान सितंबर 2013 को रेवाड़ी में हुई रैली में पहली बार वन रैंक वन पेंशन लागू करने की बात कही थी। 31 मई को रेडियो पर मन की बात में भी उन्होंने ये योजना जल्द लागू करने की बात कही थी। यही सरकार आपका वन रैंक वन पेंशन का मसला सॉल्यूशन लाके रहेगी। मेरे देश के सभी सेना के जवानों को आग्रह करूंगा कि राजनीतिक रोटी सेकने वाले लोग 40 साल तक आपके साथ खेल खेलते रहे हैं। मुझे वो मार्ग मंजूर नहीं है और न ही मैं ऐसी कोई कदम उठाना चाहता हूं जो समस्याओं को जटिल बना दे। आप मुझ पे भरोसा रखिए। रविवार को जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने भी इस योजना के लिए पूर्व सैनिकों को धैर्य रखने की सलाह दी थी। इसी बीच विपक्षी दलों ने सरकार पर वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है। वन रैंक वन पेंशन हमारी सरकार ने जारी करा था, उसके आदेश कर दिए थे, उसके बजट एलोकेशन हो गया था। इस सरकार को तुरंत वन रैंक वन पेंशन लागू कर देना चाहिए। नए पीपीओ उनके अकाउंट में जमा हो जाने चाहिए और लगभग 14 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा डिले हुआ है। मोदी जी ने वहाँ घोषणा की थी, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी इसका उल्लेख है और मोदी जी जो बात कहते हैं वो करते हैं, इसलिए आज तक तो किसी ने मना नहीं किया। ये मैटर ऑफ टाइम है। सरकार इस स्तर पर इसका होमवर्क हो रहा है और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से हमने जो घोषणा हमारे मैनिफेस्टो में की है वो हम पूरी करने जा रहे हैं। लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। दरअसल वन रैंक वन पेंशन की मांग दशकों पुरानी है, जिसमें समान रैंक वाले रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों और जवानों को समान पेंशन दिए जाने की मांग हो रही है। अभी पेंशन में काफी विसंगतियां हैं। इस योजना के लागू होने से लगभग 22 लाख पूर्व सैनिकों और सैनिकों की विधवाओं को आर्थिक फायदा होगा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यूपीए सरकार ने योजना को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी थी। सत्ता में आने के बाद एनडीए सरकार ने भी इसे जल्द लागू करने की बात कही थी। नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री के विकास मॉडल पर सवाल खड़े किए हैं। आज छत्तीसगढ़ में आदिवासियों से मुलाकात में राहुल ने भूमि अधिग्रहण पर केंद्र सरकार की नीति को लेकर हमले तेज किए। उन्होंने कहा कि जंगलों पर पहला हक आदिवासियों का है, जबकि सरकार आदिवासियों से उनका हक छीन रही है। खदानों और विकास परियोजनाओं की वजह से विस्थापित आदिवासियों का दर्द बांटने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार को छत्तीसगढ़ पहुंचे। कोरबा जिले के मदनपुर इलाके में उन्होंने आदिवासियों से मुलाकात की। इस मौके पर कांग्रेस उपाध्यक्ष ने उनके मुद्दों पर जोर दिया। हम भी विकास चाहते हैं, मगर उस विकास में आपके बारे में भी सोचना है, आदिवासियों के भी बारे में सोचना है, जंगल के बारे में भी सोचना है, जल के बारे में भी सोचना है और आपके जीवन के बारे में भी सोचना है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने एनडीए और सूबे की रमन सिंह सरकार की नीतियों को जन विरोधी बताया। उन्होंने विकास में सभी तबकों की भागीदारी की हिमायत भी की। विकास सबके लिए होना चाहिए। ये नहीं कि 2-3 उद्योगपतियों के लिए विकास हो गया, उनकी यहाँ कोल माइन बन गई, उनके हजारों करोड़ रुपए हो गए और जो हमारे आदिवासी बच्चे हैं उनका भविष्य खत्म हो गया। राहुल गांधी मंगलवार को जांजगीर चांपा जिले में किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनेंगे। इस दौरान वो किसान संवाद यात्रा भी निकालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराज्यपाल से अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे अरविंद केजरीवाल के लिए पार्टी के पुराने नेता मुसीबत का सबब बनते जा रहे हैं।
दिल्ली डाला कमीशन के पूर्व सचिव आशीष जोशी ने केजरीवाल के सचिव राजेंद्र कुमार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई है। अधिकारों को स्पष्ट करने की दिशा में आज केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर कई दिनों से तकरार जारी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से सोमवार को मुलाकात कर सरकार में नियुक्तियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने अपनी सरकार को काम करने का पूरा मौका दिए जाने की भी मांग की। उधर दिल्ली संवाद कमीशन के पूर्व सचिव रहे आशीष जोशी ने एंटी करप्शन ब्रांच में केजरीवाल के सचिव राजेंद्र कुमार के खिलाफ बेनामी कंपनी बनाने का आरोप लगाया। केसेस बहुत सीरियस हैं और एंटी करप्शन ब्रांच उसको एग्जामिन कर रही है। जो भी ऑन मेरिट होगा उसके हिसाब से कार्रवाई की। गौरतलब है कि जोशी ने शिकायत में कहा है कि राजेंद्र कुमार ने साल 2002 में एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रमुख होने के दौरान अपने पद का गलत इस्तेमाल किया था। एसीबी ने इस मामले पर जांच के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट से साल 2002 से 2005 तक का रिकॉर्ड मांगा है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। दिल्ली वासियों को आज से बिजली खपत पर ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। बिजली वितरण कंपनियों की कीमतों में इजाफा करने का फैसला आज से लागू हो गया। शुक्रवार को दिल्ली बिजली नियामक आयोग यानी DERC ने बिजली की दरों में 4 से 6% की बढ़ोतरी कर दी थी। वितरण कंपनी BSES यमुना और BSES राजधानी ने 6% और टाटा पावर ने कीमतों में 4% की बढ़ोतरी की है। वहीं TPTDDL ने 5% की बढ़ोतरी। ये बढ़ोतरी पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट यानी PPAC के तहत की गई है। बीजेपी और कांग्रेस ने इस बढ़ोतरी का विरोध किया है और केजरीवाल सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। वहीं दिल्ली सरकार ने आयोग से अपने फैसले की समीक्षा करने को कहा था। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट दोबारा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रद्द करते हुए CBSE को 4 हफ्ते के भीतर फिर से इम्तिहान लेने का आदेश दिया है। 3 मई को पेपर लीक और धांधली के बाद दोबारा परीक्षा की मांग को लेकर कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी। मेडिकल की तैयारी कर रहे 6 लाख से ज्यादा छात्रों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बड़ी राहत मिली है। होनहार और मेहनती छात्र धांधली और पेपर लीक से बेहद परेशान थे। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने CBSE को 4 हफ्ते के भीतर फिर से परीक्षा कराने का आदेश दिया है। ऑनरेबल कोर्ट ने हमारी प्रेयर अलाउ कर दी है, जिसमें हमने कहा था AIPMT एग्जाम जिसमें मैसिव रैकेट की तरह एक लीकेज हुई है उसको कैंसिल किया जाए। कोर्ट ने सारी पिटीशन अलाउ करते CBSE को डायरेक्शन दिए कि विद इन 4 वीक्स एग्जाम रिकंडक्ट करा जाए। We welcome this decision. This has restored the faith of the students, medical student, especially in the whole medical fraternity in the judicial system. This was a mass copying and mass of the maybe the leakage which was not seen in the history of the country. 3 मई को परीक्षा के बाद कई अभिभावकों ने पेपर लीक का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। यही एक संभव सॉल्यूशन था, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन था ही नहीं। तो जो ये जजमेंट दिया है ये भारत के इतिहास में और आने वाले समय में एक डिटरेंट की तरह एक्ट करेगा उन पेरेंट्स के लिए भी जो अपने बच्चों के लिए 25-25 लाख रुपए रिश्वत देने को तैयार हो जाते हैं। कोर्ट के जो फैसला आया उससे हम बहुत बेहतरीन खुश हैं, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि मैं लास्ट 3 ईयर से एग्जाम दे रहा हूँ, तो 3 ईयर में क्या हो रहा है कि सर हम बाउंड्री लाइन पे आके रुक जाते हैं, चीटर घुस जाते हैं, चीटरों की वजह से हमारा एडमिशन नहीं हो पाता। हालांकि CBSE दोबारा परीक्षा कराने के पक्ष में नहीं था। उसके मुताबिक सिर्फ 44 छात्रों को गलत तरीके से फायदा मिलने की पुष्टि हो सकी थी। CBSE का कहना था कि इस वजह से करीब 6,30,000 छात्रों को फिर से परीक्षा देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अगर एक भी छात्र को गलत तरीके से लाभ मिलता है तो परीक्षा प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े होते हैं। रविंद्र शोराण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय सूचना आयुक्त विजय शर्मा ने कहा है कि मौजूदा सूचना के अधिकार कानून के प्रावधान काफ़ी हैं और उसमें संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है। हाल ही में केंद्रीय सूचना आयुक्त का पदभार संभालने वाले विजय शर्मा ने कहा कि सरकारी संस्थाओं में सूचना अधिकारियों की नियुक्तियों के साथ सूचना देने की प्रक्रिया में सुधार की ज़रूरत है। देश के प्रमुख 6 राजनीतिक दलों की ओर से सूचना देने से इनकार करने को उन्होंने चिंता का विषय बताया। विजय शर्मा ने कहा कि राजनीतिक दल अगर सूचना अधिकारी की नियुक्ति करते हैं तो उन्हें जवाबदेही के दायरे में लाया जा सकता है। सूचना आयोग पहले ही कह चुका है कि राजनीतिक दल सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आते हैं। केंद्रीय सूचना आयुक्त ने कहा है कि सूचना आयोग के पास अर्ध न्यायिक शक्तियां हैं। मई में थोक महंगाई दर लगातार 7वें महीने नेगेटिव में रही। हालांकि अप्रैल की तुलना में इसमें मामूली इजाफा देखने को मिला।
मई में थोक महंगाई दर -2.36% थी, जबकि अप्रैल में थोक महंगाई दर -2.65%। थोक महंगाई दर माइनस में रहने की बड़ी वजह खाने पीने के सामान, ईंधन और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की कीमतों में गिरावट रही है। मई में थोक भाव के हिसाब से खाने पीने की चीज़ों की महंगाई 3.8% थी, जो कि अप्रैल में 5.73। हालांकि दाल की कीमतों में वृद्धि का दौर जारी है। बीते साल मई में थोक महंगाई दर 6.18% थी। अब बीएसएनएल के उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर है। दूरसंचार क्षेत्र की सरकारी कंपनी बीएसएनएल के उपभोक्ताओं को आज से देश भर में मुफ्त रोमिंग सेवा का लाभ मिलने लगा है। ऐसे लोगों को देश के किसी भी हिस्से पर होने वाले इनकमिंग कॉल के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क देना नहीं होगा, जिससे रोमिंग के दौरान कई हैंडसेट और सिम रखने की झंझट से भी छुटकारा मिलेगा। बीएसएनएल ने एक देश एक नंबर की मुहिम के तहत ये कवायद की है। बीएसएनएल देश की पहली मोबाइल कंपनी बन गई जो पूरे देश में निःशुल्क रोमिंग सेवा दे रही है। मार्च के अंत तक बीएसएनएल के मोबाइल ग्राहकों की संख्या 7.72 करोड़ थी। रेलवे ने भी तत्काल टिकट मिलने में होने वाली असुविधा को दूर करने के लिए नियमों में बदलाव किया है। आज से तत्काल टिकटों की बुकिंग के नियम बदल गए हैं। अब एसी के लिए तत्काल टिकटों की बुकिंग सुबह 10 बजे से और नॉन एसी के लिए बुकिंग 11 बजे से शुरू होगी। इसके अलावा कंफर्म तत्काल टिकट रद्द करने पर 50% रिफंड मिल सकेगा। रेलवे का मानना है कि तत्काल टिकट बुकिंग की टाइमिंग में बदलाव से यात्रियों को फायदा होगा। इससे एक वक्त पर बुकिंग साइट और टिकट खिड़की पर भीड़ कम करने में मदद भी मिलेगी। IRCTC के सर्वर पर भी लोड अब कम हो जाएगा। और अब चलते चलते छोड़ जाते हैं जॉर्जिया की राजधानी तबिलिसी की कुछ खास तस्वीरों के साथ, जहां पर भारी बारिश और बाढ़ के बाद कई जंगली जानवर चिड़ियाघर से बाहर आकर शहर के रिहायशी इलाकों में घुस गए। इधर